बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें है साइट्स ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। तो टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो सेलुलर लेवल पे तो हमने देखा कि मेम्ब्रेन लेवल पे किस तरह से जाते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि वो साइट्स ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में, वो कौन कौन सी हैं, किस जगह पर जाकर ये टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। तो देयर आर थ्री मेन साइट्स। नंबर वन स्किन, देन लंग्स एंड जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इन तीनों में से जो सबसे अहम है, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टॉक्सिकोलॉजी एज द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर इंजेस्टेड ओरली। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा नंबर लंग्स का है और सबसे तीसरा और एंड पे जो है वो स्किन का है। हालांकि स्किन का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो हम इंजेस्ट करते हैं। ठीक है जी, जिसमें फूड एडिक्टिव्स हो गया, फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं डिफरेंट, तो ड्रग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इनहेल करते हैं, सॉरी ओरली इंजेस्ट करते हैं। और कुछ ऐसे फ्यूम्स हैं, कुछ पार्टिकल हैं, गैसेज हैं जिनको हम इनहेल करते हैं। तो लिहाजा जो सबसे अहम है वो जीआईटी है, उसके बाद फिर लंग्स हैं और देन स्किन है। तो वैसे तो अगर आप देखें तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन सरफेस एरिया के हिसाब से है वो स्किन है। तो स्किन कॉन्स्टेंटली एक्सपोज भी होता है फॉरेन जितने भी पार्टिकल्स हैं, और स्किन का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि स्किन से हमें बहुत कम इन्फेक्शन होती है, अनलेस स्किन कटती नहीं। जब तक स्किन कटेगी नहीं तो स्किन एक नेचुरल बैरियर है, तो स्किन से बहुत कम मिकदार में जो है ना वो टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। द स्किन इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू फॉरेन कंपाउंड्स सच एज gases, solvents and substances, so the absorption through the skin is potentially is important route। रूट तो है, और दूसरे नंबर पे स्किन का जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्किन फॉर द अब्जॉर्प्शन, ये भी है। इट्स स्ट्रक्चर सच एज द प्रेजेंस ऑफ द बैरियर फॉर द अब्जॉर्प्शन। लेकिन ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि इसमें बहुत सारे बैरियर, वो बैरियर क्या है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। कि आप स्किन का स्ट्रक्चर आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो स्किन के आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। तो उस एपिडर्मिस में ब्लड की सप्लाई कम होती है। दिस इज बिकॉज देयर इज एन आउटर लेयर ऑफ डेड सेल्स। सबसे आउटर लेयर डेड सेल्स की भी होती है। उसके बाद पुअर ब्लड सप्लाई उसमें होती है। और आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस आर पैक्ड विद केराटिन। ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से ये केराटिन प्रोटीन इसके अंदर होती है। ठीक है ना। तो केराटिनाइज्ड स्किन जिसको हम कहते हैं, इस वजह से स्किन में तीन उसने बताए हैं कि एपिडर्मिस आउटर लेयर डेड सेल की होती है। अब डेड सेल के साथ कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से कोई भी कंपाउंड अगर वो स्किन के हिस्से पे आया भी है तो वो ब्लड का हिस्सा नहीं बनता। जब तक ब्लड का हिस्सा नहीं बनता वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता। तीसरे नंबर पे हमारी स्किन में केराटिन प्रोटीन होती है जो हमें प्रोटेक्शन देती है। एक और चीज़ भी आपने इसमें लिखनी है, हमारी स्किन में सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। ये आपने यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो आपने खुद पढ़ने हैं। सिबेसियस ग्लैंड्स दैट रिलीज सीबम। सीबम ऐसा केमिकल है, सीबम, जो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। अगर नेचुरली हमारी बॉडी से ये रिलीज हो रहा है तो कोई केमिकल आके बैठता है, कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड है, कोई पैथोजन है, कोई बॉडी पे आता है तो वो खुद बहुत खत्म हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि जब तक स्किन कटती नहीं है उस वक्त तक स्किन जो है ये एक एक्सीलेंट बैरियर है, क्योंकि इसमें सीबेसियस ग्लैंड्स भी होते हैं और इसमें केराटिन प्रोटीन होती है और इसमें पूरा सप्लाई ऑफ ब्लड। ऑल्दो द डर्मस बिलो द, अब कहते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे डर्मस जो है ये वेस्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई इसमें होती है। लेकिन वो बहुत मोटी तय उसकी आ जाती है, उसके ऊपर इनहिबिशन होती है, तो ब्लड सप्लाई वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ होता है। अभी हम फिगर भी इसकी देखते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं फिर अगली बात करते हैं। स्किन की डायग्राम वही है जो आपने बीएससी के प्रैक्टिकल में भी बनाई थी, ये देखें। तो ये दो लेयर आपको दिखा रहा है, ये ए वाली एपिडर्मिस है, बी वाली डर्मस है। तो ये दो बेसिक लेयर वो आपको दिखा रहे हैं। अब एपिडर्मिस में आप देखें तो एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड सप्लाई आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है ना। एपिडर्मिस में ये नर्व एंडिंग है, ये न्यूरॉन है। ठीक है। और ये इसके आउटर लेयर है और इसमें केराटिन वगैरह ये मौजूद है। ठीक है ना। आउटर लेयर देखें कुछ भी नहीं है उसमें।
जब डर्मस में ये देखें, ये कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये नीचे से ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है ना। ये सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, ये सेबेसियस, और ये देखें ना, ये आया, ये सेबेसियस ग्लैंड, इसको आपने पढ़ना। सेबेसियस ग्लैंड सी फिगर पे है, ये सेबेसियस ग्लैंड, ये देखें स्किन की तरफ जा रहा है। सेबेसियस ग्लैंड सीबम रिलीज करते हैं, ये भी नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं, एफ पे देखें स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट का, ये स्वेट हो रहा है या स्वेट रिलीज हो रहा है। उसके बाद जी पे एडिपोज टिश्यूज हैं, ये नीचे फैट है सारी, ठीक है। तो ये सारा जनाब स्ट्रक्चर वो आपको इसलिए बता रहा है कि एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो डर्मस के अंदर ये ब्लड की सप्लाई होती है। इसमें केराटिन प्रोटीन है, तो केराटिन प्रोटीन जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। तो ये जनाब एक मेन हमारा सरफेस एरिया के हिसाब से है, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन बहुत है। Although the skin is mainly limited to the lipid soluble compound, कहता है कि लिपिड में स्किन से जो लिपिड soluble compound है, सॉल्वेंट वगैरह वो गुजर जाती हैं। Absorption of toxic compound by this route such as the insecticide, ये पैराथायोन इंसेक्टिसाइड है, ये हमारी स्किन से हमें अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं स्किन के हवाले से, क्योंकि हमारे हैंड्स भी इसके भी स्किन के पार्ट में आ जाते हैं। तो अब हैंड्स जो हैं, ये जब हम मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उठा रही हैं, लेके जा रही हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे हाथ लगा रहे हैं, तो हाथों के ज़रिए से अब हम हाथों को टच करते हैं अपने नोज़ के साथ, आईज़ के साथ, ठीक है ना। या डायरेक्ट को बच्चे जो होते हैं वो उंगलियां मुंह में भी डालते हैं, बड़े भी डाल लेते हैं। तो अब होता क्या है, उसकी वजह से वो जो बज़ाहिर स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो हमारे मुंह में चला गया कोई वो पार्टिकल, या हमारी नेजल कैविटी में चला गया, या आंख के जरिए चला गया, तो वो हमारी बॉडी के सिस्टम्स में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जिस तरह आपने आजकल देखा ना कि कोरोना का जो इशू चल रहा है, इसमें वो क्या कहते हैं, हाथ ना लगाएं जी, खासकर किसी ने स्क्वीजिंग वो की है, किसी ने वो छींका वगैरह है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी जगहों पे अगर आपके हाथ पे वो ड्रॉपलेट्स लगे हैं, तो आपने वो ड्रॉपलेट्स वही हाथ अपने नाक को लगा लिए हैं, या मुंह पे अगर आपने डाल लिए हैं, तो वो फिर वायरस जो है वो आपकी बॉडी में चला जाए, ठीक है। कोरोना की रोजमर्रा वो आपको बताते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। तो उसमें भी आप देखें बगैर स्किन से वो एंटर नहीं होता, लेकिन स्किन एक जरिया बन जाती है, क्योंकि स्किन को हम टच करते हैं, और उस तरह से वो हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों में इसके थ्रू जा सकता है, ठीक है ना। ये बात भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें आ जाता है वो लंग्स का है। लंग्स जो है ये अब उससे ज़्यादा इंफेक्शन को फैलाने वाले जो हमारा इसके ज़रिए से पार्टिकल हमारी बॉडी में जाते हैं वो लंग्स है। लंग्स क्या है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, अब हवा में जितनी भी गैसेज हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, वो हम इनहेल करते हैं तो डायरेक्ट लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में एल्वुलाइज हैं, एल्वुलाइज बहुत बारीक होती हैं, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई भी होती है, तो तेज सप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल आसानी से हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाता है। एक्सपोजर टू द टॉक्सिक कंपाउंड बाय द लंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किन, ठीक है ना, ये इसका दूसरा दर्जा है। Air we breathe contain the different chemicals. The gases like carbon monoxide and methyl chloride, aerosol particle, particulate matter, ये जो एस्बेस्टॉस वगैरह छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इंडस्ट्रीज एरिया से निकलते हैं, ये सारे जो हैं, यहाँ एयर इन अर्बन एरिया एंड होम एनवायरनमेंट में कंटेन द टॉक्सिक गैसेज। अब इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, एस्बेस्टॉस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये जितने भी गैसेज हैं ये सारी हमारी एयर में मौजूद हैं, ठीक है। फाइबर गैस है, और उसके बाद पोलन्स वगैरह हैं, ठीक है ना, ये सारे अब हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। जब हमने इनहेल किया तो ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं। द लंग्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। लंग्स का सरफेस एरिया उसने ये बताया है कि 100 मीटर स्क्वायर तक ये हमारी बॉडी में होता है, एंड दैट हैव एक्सीलेंट सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड बैरियर बिटवीन द एयर इज एल्वुलस एंड द ब्लड स्ट्रीम दैट इज वेरी थिन। उसकी जो थिकनेस है वो जस्ट टू सेल मेम्ब्रेन थिकनेस है, यानी एल्वुलाइज में और ब्लड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 मेम्ब्रेन का है। वो इसलिए होता है कि ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके,
लेकिन अगर एयर फ्लूड हो गई है तो वो एयर जो है उसके जरिए ये केमिकल हमारे एल्विलाइज में चले जाएंगे। एल्विलाइज बहुत थिन है, वहाँ से वो केमिकल हमारे ब्लड के हिस्सा बन जाएंगे। ये जितनी भी हमने गैसेज पढ़ी हैं, जितने भी हमने कंपाउंड पढ़े हैं। स्किन की एपिडर्मिस बहुत थिक थी, मोटी लेयर थी, तो उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन लंग्स में क्या है कि लंग्स में सरफेस एरिया जो है वो एक तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, दूसरा इसमें दरमियान में बैरियर नहीं है, इस तरह इसमें ब्लड सप्लाई बहुत तेज, तो इसलिए लंग्स जो हैं वो स्किन की निस्बत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। ये वाइवा में पूछी जा सकती है। Consequently, absorption from the lungs is very rapid and efficient. The two factors which affect the absorption via the lungs are the blood flow and breathing rate. वही बात है ना कि ब्लड का फ्लो यहाँ पर ज़्यादा है, जितना हम ब्रीदिंग रेट ज़्यादा करेंगे उतना वो सर्कुलेशन तेज होगा। For the compound with low solubility in the blood and the absorption will be mainly depend on the rate of the blood. कहता है जो वो केमिकल जो ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होती हैं, उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो डिपेंड करेगी ऑन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। यानी ब्लड फ्लो होता रहेगा तो वो थोड़ा 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 ब्लड में शामिल होता रहेगा। फॉर द कंपाउंड विद हाई सोलिबिलिटी इन द ब्लड, जिनकी सोलिबिलिटी ब्लड में ज़्यादा है, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो ब्रीदिंग रेट पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, जितना ब्रीदिंग रेट आप ज़्यादा लेंगे उतना वो केमिकल हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा जाए। दो चीज़ें आती हैं ना, वो कंपाउंड जो ब्लड में ज़्यादा सोलेबल है वो क्या करेगा, वो अब जितना ब्रीदिंग रेट, अगर आप सांस भागते भागते वहाँ से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में केमिकल आपके अंदर चला गया। नंबर नेक्स्ट, और वो केमिकल जिसकी एब्जॉर्प्शन जिस सोलिबिलिटी कम है वो उसको डिपेंड कर रहा है ब्लड फ्लो के। So the rate of blood flow means the foreign substances are continuously removed from the absorption site, therefore always concentration gradient। वही बात है ना, वो लंग से निकल के ब्लड में शामिल होते चले हैं। ठीक है, अब ये लंग्स का स्ट्रक्चर भी एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं, यकीनन आपने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा है। इसमें देखें ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ये एल्विलाइज। ठीक है, कि अगर हम एल्विलाइज को उसने सी पे एल्विलाइज को उसने लार्ज किया है, ये सी, ये इसको जरा समझना जरूरी है। एल्वुलर सैक विद ब्लड सप्लाई, ये जो ये एल्वुलर सैक है, इससे हैं ये जो नीचे वाले, और ये जो ब्लैक वाला आपको नजर आ रहा है ये ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल। इसका छोटा सा हिस्सा उसने यहाँ लार्ज करके में दिखाया, तो ये देखें अब ये मेन कॉन्सेप्ट आपका, ये दो लेयर हैं दरमियान में, ये ब्लड वेसल है, ये वाली पिछली जो है, और ये एल्वुलर सैक है। अब इनके दरमियान में गैप बहुत कम है और यहाँ से कोई भी केमिकल आसानी से ब्लड का हिस्सा बन सकता है। ये आपने उसको एक्सप्लेन करके बताना है कि स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चरल लेवल पे देखेंगे तो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज जो हैं, और इसका जो इसका एल्वुलर सैक्स जो हैं, इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वुलर सेल ये वाले, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इनके दरमियान टू मेम्ब्रेन का डिफरेंस है, तो आसानी से कोई भी पार्टिकल उसमें ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए लंग्स जो हैं वो स्किन की निस्बत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं इन द केस ऑफ टॉक्सिसिटी। जी, तो वो जब जाते हैं तो वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा के साथ चले जाते हैं, और ये गैसेज जो हैं फिर ये प्लाज्मा के जरिए, प्लाज्मा भी बहुत अहम फैक्टर है। प्लाज्मा क्या था, ब्लड के दो हिस्से होते हैं, ब्लड के दो हिस्से हैं, एक हिस्से का नाम ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल होता है। यानी जो ब्लड में लिक्विड है, पानी है, उसको आप प्लाज्मा। अच्छा, द लिपिड soluble compound such as the solvents are readily absorbed from the alveolar ducts, which are absorbed by the lungs are very efficient rapid route। दोबारा वही बातें आ रही हैं। अब कहते हैं कंपाउंड इन द सॉल्यूशन में बी अब्सॉर्ब्ड बाय फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये हम पहले बात कर चुके हैं, जो पहले टॉपिक हमने डिस्कस किया। लंग्स में फैगो और पिनो का जो प्रोसेस है वो सारा लंग्स के अंदर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, uranium dioxide particles which are insoluble and absorbed via the lungs cause the kidney damage। ठीक है ना, अब यूरेनियम डाइऑक्साइड जो है ये लंग्स के जरिए एब्जॉर्ब होता है, किडनी किडनी डैमेज करता है। और लेड जो है, लेड
is absorbed in the particulate form via the air. तो ये लेड जो है ये भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के जरिए. सो द लेड पार्टिकुलेट ऑफ 0.25 माइक्रोमीटर diameter are absorbed or uranium particle is more than 3 micrometer diameter or not. ठीक है ना. तो वो phagocytosis के जरिए जा रहा है और ये pinocytosis के जरिए. lead is absorbed in a particular form. The size of particle is a major determinant. क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया, उसका साइज से छोटा है तो इसलिए वो अब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक हो गया जी. तो ये जनाब लंग्स में एक एग्जांपल भी आपने इसकी देख ली है और उसके बाद लंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने देख लिया है. अगला जो इसमें आ जाता है वो है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ये मेजर रूट है हमारा जहाँ से कोई भी पैथोजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है क्योंकि हम ओरली उसको इंजेस्ट करते हैं. तो इसमें हम जो मेन बातें देखेंगे वो पीएच लेवल है क्योंकि हमारे GIT में स्टमक में पीएच एसिडिक होती है और जो इंटेस्टाइन्स है उसमें पीएच बेसिक होती है. The internal environment of GIT have various lengths and particular change in the pH. कोई भी orally first come in contact with the lining of buccal cavity जहाँ पर pH न्यूट्रल होती है मैन के अंदर. ठीक है ना. और कहते हैं रैट में देखेंगे तो अल्कलाइन होती है. उसके बाद फिर स्टमक में चली जाएगी तो स्टमक में pH एसिडिक होती है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी तो pH बेसिक होती है. ठीक है. हाँ. In a small intestine, the pH is around 6 and there is a good blood supply and large surface area due to the folding of the villi. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जहाँ पर pH हमारी बेसिक है और उसके बाद विलाई के जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है. ड्यू टू द चेंज in the pH in the GIT tract, different substances may be absorbed depending upon the physiochemical characteristic of that structure. ठीक है ना. फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर अब स्टमक में हम देखते हैं उसको फिर उसको इंटेस्टाइन में. अच्छा फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने हैं फिजिकल क्या है और केमिकल नेचर क्या है यानी पीएच को भी कंसीडर करना. कहता है लिपिड सोल्यूबल नॉन आयोनाइज्ड कंपाउंड will absorbed along the whole length of the tract but ionizable compounds are absorbed by the passive diffusion if they are non-ionized at the pH. ये यहाँ पर 3 लाइनें आप इसको दोबारा देखें. पहली बात यह है कि जो नॉन आयनाइज्ड हैं कंपाउंड वो तो पूरे ट्रैक में आसानी से, लेकिन जो आयनाइजेबल सब्सटेंसेस हैं आयनाइजेबल सब्सटेंसेस will only be absorbed by वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव डिफ्यूजन से होंगी और अगर ये नॉन आयनाइज होती हैं द पीएच ऑफ द पार्टिकुलर एंड आल्सो द लिपिड फॉर्म. एंडरसन ने ये जो इक्वेशन दी थी हमने वो शुरू में पढ़ा था. कैलकुलेट द आयोनाइजेशन ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ एनिलाइन यानी वीक बेस और बेंजोइक एसिड at the particular pH prevailing in the stomach and small intestine. यानी वीक एसिड और वीक बेसिस जो हैं वो उसके बारे में यानी वीक एसिड जो हैं वो हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं वो हमने फिगर 2.4 में देखा था तो हमने ऊपर बात की थी स्टमक के अंदर. तो वीक बेसिस जो है ये हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है पीएच की वजह से. ठीक है. However, in the practical, the weak acids are also absorbed in the small intestine due to the influence of the blood flow and plasma. कहता है कि वैसे तो वीक एसिड स्टमक में अब्जॉर्ब होते हैं लेकिन सम टाइम ब्लड फ्लो और प्लाज्मा की वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्ब हो सकते हैं. ठीक है जी. they exist mainly in the ionized form in the small intestine. The non-ionized form passing into the blood will immediately remove. तो इसमें ब्लड फ्लो और आयनाइजेशन आपकी pH 4 करेगी. These two factors ensure that weak acid absorbed to the small intestine if they are not being fully absorbed in the stomach. यानी ब्लड फ्लो दोबारा वही बात है
तो यहाँ पर उसने लिखी है कि ब्लड फ्लो और आयनाइजेशन अगर पीएच 7 से ऊपर है तो वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके वीक एसिड अब्जॉर्ब हो सकते हैं। Another factor which affect the absorption from the intestinal tract is the presence of food. This facilitates the absorption if the substances in the equation dissolve in any fat. अगर वो फैट में डिजोल्व है, यानी फूड भी बहुत रोल प्ले कर रहा है, अगर फूड उस वक्त रोल प्ले करेगा अगर वो फैट में डिजोल्व हो, ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन इफ द सब्सटेंसेस dissolve in any fat present in the foodstuff and delay absorption if the compound is only absorbed in the small intestine as the food prolongs the gastric emptying time। तो यानी स्मॉल यानी फूड के अंदर जो फैट है उसमें भी फैट आपकी absorb हो जाती है, वो आपकी बॉडी में आ जाती है, बाकी डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए ये फैट का जो वो रोल आपको, और ये ऊपर छोटी सी डायग्राम है, ये स्किनल आपने देखी होगी, ये एल्विलाई का स्ट्रक्चर है, और ये सॉरी विलाई का स्ट्रक्चर है, और ये विलस है, मजीद छोटे स्ट्रक्चर जो इसके अंदर रहते हैं। जिस दरमियान में लैक्टील है और ये सेल लेवल पे वो आपको दिखा है लैक्टील, और ये जो ऊपर ये ब्लैक में आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक लाइन ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई से ये इसके अंदर जितने भी पार्टिकल जाते हैं वो ब्लड का हिस्सा बन जाता है, ठीक है जी। तो फूड में रोल कैसे प्ले किया, बाय द मीन ऑफ फूड में रोल प्ले किया बाय द मीन ऑफ फैट, तो फैट में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। When a drug and other foreign compound are administered as a vehicle suspended particles, तो वो भी जनाब हमारी बॉडी में घूमते फिरते रहते हैं, कोई भी ड्रग वगैरह जब हम वो आगे आएगा लेबर पे हम जाएंगे, लेबर में वो चला जाता है, लेबर फिर इसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। The site of absorption itself may be important in the initial toxicity because the blood supply to the site is discussed, यानी ब्लड सप्लाई की वजह से असल में जो चीज़ है ना वो आपका ब्लड है, जब ब्लड में कोई भी टॉक्सिक शामिल हो जाता है फिर वही बॉडी में शामिल होता है। एंड साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एक्सपोजर में भी इम्पोर्टेंट, for example the acidic condition in the stomach cause the substances to hydrolyze such as the poison we know is inactivated, यानी जो हमारा स्टमक का एसिड है वो उसको इनएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। इसी तरह जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी उसको बैक्टीरिया को भी वो किल करता है। हमारे लंग्स में, इन द लंग्स phagocytosis, some inert substances such as asbestos may remain in the lungs for longer period of time, यानी वो कोई टॉक्सिक बाद में टॉक्सिक इफेक्ट कर सकते हैं, मौके पे वो नहीं करते, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने इसको देख लिया, स्टमक का रोल देख लिया आपने, स्किन का, लंग्स का और जीआईटी का देख लिया। तो तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल्स को इंजेस्ट करते हैं, खा जाते हैं। और जो दूसरी तरफ है उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है वो लंग्स है, क्योंकि लंग्स में एल्विलाइज का और ब्लड सप्लाई के दरमियान गैप बहुत कम होता है, लिहाजा जो भी हम इनहेल करते हैं वो हमारे एल्विलाइज में आ जाता है, एल्विलाइज से वो ब्लड में चला जाता है। तो तीसरे नंबर पे स्किन है, स्किन लीस्ट इफेक्टिव है क्योंकि स्किन की एपिडर्मिस में ब्लड की सप्लाई वो कम, ठीक हो गया। यहाँ तक जनाब आपने इसको देख लेना है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह फिर हम इस पर नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ लें, उसके बाद ये आगे फिर आपका असल जो टॉपिक है वो यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम देखेंगे कि वो डिटॉक्सीफाई कैसे होती है, ठीक है ना। ये अगले जो 2 टॉपिक्स हैं ये बहुत अहम है इस चैप्टर के, पिछले अगर आपने पढ़ेंगे तो अगले भी समझ आएंगे। तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो थैंक यू वेरी मच।